आप सभी साथियों को नमस्कार। दीपक टारगेट पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आपके लिए भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए जुड़ते हैं आज के सत्र में। प्रश्न है आपका, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ऑस्टिन, सी आर एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन लॉर्ड माउंटबेटन का है। फिर है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक में क्या है? क्यूरियोसिटी, मैसेंजर, रुस्तम, आकाश 2। और सूची दो में क्या है? टैबलेट, डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान, यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान, नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान। तो सूची एक ऊपर चली गई है, इसलिए हम आपको मौखिक उत्तर बता देते हैं। रोवर जो है यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान है, मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान है, रुस्तम 1 डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है, और जो आकाश 2 है वो क्या है? टैबलेट से जुड़ा हुआ नाम है। इस प्रकार से कूट आपका ए सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से जिस देश के साथ में विकसित की है, उस देश का नाम है विकल्प बी, रूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन, महिपाल। तो इनमें से जिसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है वो है आपका सही उत्तर विकल्प ए, भोज। अगला प्रश्न है, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, हुमायूं कबीर की। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक लिखी है वो है विकल्प सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? यूएसए, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस। तो जिस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी उस देश का नाम है विकल्प ए, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर। तो चौरी चौरा जिस जनपद में स्थित है उसका नाम है गोरखपुर जिला। फिर अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पहले हम घटनाएं पढ़ लेते हैं। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर क्या करना है, नीचे दिए गए कूट से सही घटनाओं का कालानुक्रम क्या है, चुनाव करना है। कूट में क्या है, 1, 2, 4, 3, ये है पहला विकल्प। दूसरा है 1, 2, 3, 4। फिर तीसरा है 4, 3, 2, 1। चौथा है 1, 3, 2, 4। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916
16 ईस्वी में ये लखनऊ समझौता हुआ था। फिर है जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी में ये क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 और 22 में ये हुआ था खिलाफत आंदोलन। यानी इससे आप पता लगा सकते हैं। तो आपका जो कूट सही होगा वो होगा विकल्प ए, यानी 1 2 4 3। फिर अगला प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह और दलीप सिंह। तो सिख राज्य का जो अंतिम राजा था उसका नाम है राजा दलीप सिंह। फिर अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया और फैजाबाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? बलिया जिले में। और किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो जिन्होंने की थी समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में, उनका नाम है चित्तू पांडे। क्या नाम है? चित्तू पांडे। इन्होंने क्या किया था? उत्तर प्रदेश के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। फिर अगला प्रश्न है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, यानी किसकी जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर? भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, राम प्रसाद बिस्मिल की। तो स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जिसने लिखी है वो है भगत सिंह। अगला है, यानी जो है यह क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है जो भगत सिंह के ऊपर लिखी गई है। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था उसका नाम है लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी। फिर है अगला, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी, रोमिला थापर, ए.के. दुबे। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक जिन्होंने लिखी है उनका नाम है रजनी कोठारी। अगला है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक है, यानी क्या है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। तो मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो भारत में दिया गया है वो क्या है? आपको विकल्प भी संवैधानिक अधिकार है। फिर अगला है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, यानी कैसे? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी भी सदन में। तो संविधान में संशोधन की जो पहल है वो क्या है? कि संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, अर्थात विकल्प डी आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले,
बिपिन चंद्र पाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो एक उग्रवादी थे वो हैं आपके विकल्प सी, बिपिन चंद्र पाल। यानी क्या है, कांग्रेस के उग्रवादी कहे जाने वाले नेताओं में जो प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, और ये कहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे। और बिपिन चंद्र पाल ये कहाँ से थे, बंगाल से थे। लाला लाजपत राय ये पंजाब से थे। और उग्रवादियों के राष्ट्रवाद को भारत की प्राचीन संस्कृति की गौरवमयी नवचेतना के जागरण से इन लोगों को प्रेरणा मिली थी। फिर अगला है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बीजी तिलक से, एनी बेसेंट से, जीके गोखले से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कॉमनवेल्थ पत्र है ये जिससे जुड़ा हुआ है उनका नाम है विकल्प बी, एनी बेसेंट से ये पत्र जो है जुड़ा हुआ है। और इसमें होता क्या है, 2 जनवरी 1914 को, यानी कब, 2 जनवरी 1914 को क्या होता है, एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ में स्वशासन आंदोलन की व्याख्या की, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। फिर अगला प्रश्न है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का जिन्होंने सभापतित्व किया था, जिनको सभापति चुना गया था, वो हैं आचार्य नरेंद्र देव, यानी विकल्प बी आपका सही उत्तर है। फिर अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी? केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में बाल मृत्यु दर सबसे कम थी वो राज्य है आपका विकल्प ए, केरल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010-11 में 2004-5 की कीमतों पर निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में प्रति व्यक्ति आय है? 30,525 और है 33,626, 34,443, 35,993। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? विकल्प डी, 35,993। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो जिस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है उसका नाम क्या है? केरल। फिर अगला है, राज्यसभा का अध्यक्ष क्या क्या करता है? विकल्प ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके राजनीति विज्ञान से। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है क्या होता है? यानी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों की पर्याप्त साख। तो किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? वो है उत्तर आपका विकल्प ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। जबकि ग्रामीण विकास, कृषि विकास,
कृषकों को पर्याप्त साख, इससे क्या है समावेशित विकास को बढ़ाया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? सेल, बीईएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी। तो इनमें से जिस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है, वो आपका सही उत्तर है विकल्प बी, बीईएल। जबकि सेल, ओएनजीसी और एनटीपीसी ये क्या है, इनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। अगला है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। क्या आधार है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपभोग व्यय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जिससे गरीबी का अनुमान लगाया जाता है वो है आपका विकल्प सी, परिवार का उपभोग व्यय कितना है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? नहीं पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और नहीं का पता आपको तभी लगेगा जब आपको है की जानकारी ठीक ढंग से होगी। विकल्प है वनों का काटना, वनोरोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडार। तो इनमें से जो एक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है वो है आपका वनों का काटना। आप खुद जानते हैं जब पेड़ पौधे ही काट देंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन हमारा कैसे बनेगा? संतुलन तो बिगड़ेगा। जबकि क्या है, वन रोपण यानी पौधों को लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। वर्षा जल प्रबंधन यानी बारिश का जल है उसको हम सुरक्षित करेंगे, ये भी ठीक है। जैवमंडल भंडार करेंगे, ये भी बढ़िया है। यानी क्या है, इससे हमको पारिस्थितिकी के संतुलन में मदद मिलती है, जबकि पेड़ पौधों को काटने से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि क्या है हमारा नुकसान ही होता है। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। अगला बिंदु है कि खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। इन कथनों में से कौन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से जो सही है वो है विकल्प बी, 1 और 2। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में, 1986 में, 1995 में, 2000 ईस्वी में। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है कब? विकल्प बी, 1986 ईस्वी में। फिर है अगला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्मला देशपांडे, वी सिद्धार्थ, सुरेश तेंदुलकर, प्रोफेसर जानकी रमन। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने जो समिति गठित की है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुरेश तेंदुलकर। अगला है निम्नलिखित में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? कौन कौन? सी रंगराजन, डी सुब्बा राव, MS आहलूवालिया, कमलनाथ। तो 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के जो अध्यक्ष थे वो है आपके सी रंगराजन, विकल्प ए। फिर अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वर्ष,
है जनगणना की और भारत में लिंगानुपात है 1951, लिंगानुपात है 946, 1971 लिंगानुपात है 930, 1991 लिंगानुपात है 927, 2011 और लिंगानुपात है 925। तो इनमें से जो सही नहीं है वो है विकल्प डी 2011 और लिंगानुपात 925। जबकि क्या है 1951 में लिंगानुपात 946 था, सही है। 1971 में लिंगानुपात 930 था, सही है। 1991 में लिंगानुपात 927 था, ये भी सही है। जबकि 2011 में कितना था ये भी आपको जानना चाहिए। तो 2011 का जो लिंगानुपात था वो था 943। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? 17.11%, 17.64%, 16.74%, 16.05%। तो 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो है आपका विकल्प बी 17.64%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? नहीं को आपको ध्यान में रखना है। विकल्प है आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो इनमें से जो एक सामाजिक संरक्षण का कार्यक्रम नहीं है वो है विकल्प डी असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। जबकि आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये क्या है? सामाजिक संरक्षण के कार्यक्रम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है? 0.59%, 1.09%, 1.59%, 2.09%। तो भारत में 2009 से 10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के जो प्रतिशत के रूप में है वो है आपका विकल्प बी 1.09%। फिर है, निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभिक एवं व्यवस्थित यानी प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? स्कूल मैनेजमेंट यानी व्यवस्थापक जो है जिसको आप प्रबंधक कहते हैं, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह, ठेकेदार। तो इनमें से मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित जो नहीं करता है वो है आपका विकल्प डी ठेकेदार। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर सबसे अधिक थी वो है आपका विकल्प सी लक्षद्वीप। और कितनी थी ये भी जान लेते हैं। 87.52 थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अब हम सूची 2 को देखते हैं। यानी आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि ये योजनाएं कब चलाई गई हैं। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वो 2001 में चलाया गया है और जो आपका साक्षर भारत मिशन है 2009 में चलाया गया है और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो 1987 में चलाया गया है
और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में चलाया गया है। इस प्रकार से विकल्प ए आपका सही उत्तर है। कूट 3 4 1 2। अगला है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है। नहीं को आपको ध्यान में जरूर रखना है। प्रति व्यक्ति आय, नगरीकरण, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इनमें से जो एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है वो कौन है? विकल्प बी नगरीकरण। जबकि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा ये सब क्या है? मानव विकास सूचकांक में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से जो एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक माना गया है वो है आपका विकल्प डी। क्या? उपर्युक्त सभी क्या है? ये सब जो है बाधक माने गए हैं। फिर अगला है निम्नलिखित चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? आयला, नरगिस, थाड़े, नीलम। तो इनमें से चक्रवातों में से जिसने भारत को प्रभावित नहीं किया था वो है आपका नरगिस। जबकि आयला, थाड़े, नीलम इन सब चक्रवातों ने क्या किया है? भारत को प्रभावित किया है और काफी नुकसान भी पहुंचाया है। अगला प्रश्न है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आकलित किया है? 27.2, 37.2, 22.7 और 32.7। तो तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का इनमें से जो अनुपात आकलित किया है वो है आपका विकल्प बी 37.2। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? ग्रामीण जलापूर्ति, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक शिक्षा, नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार। तो इनमें से जो एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है वो है सामाजिक वानिकी विकल्प बी। जबकि ग्रामीण जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा और नगरों की मलिन बस्तियों में सुधार ये सब क्या हैं? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, अगला है गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो क्या है इसका उत्तर जो आपका सही होगा विकल्प बी गरीबी कम करना। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? छठी पंचवर्षीय योजना, नवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो क्या है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये जिस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है उसका नाम है विकल्प सी 10वीं पंचवर्षीय योजना। यानी क्या है इस योजना का प्रारंभ 12 अप्रैल कब होता है? 12 अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को पहुंचगम्य, वहनीय और विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। फिर है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य दोनों की, उपर्युक्त में से किसी की नहीं।
तो विकास का भारतीय मॉडल ये जो हितों की सुरक्षा करता है वो है व्यक्ति और राज्य दोनों की, अर्थात विकल्प सी आपका सही उत्तर है। आम आदमी बीमा योजना AABY को प्रारंभ किया गया, यानी कब प्रारंभ किया गया? 15 मार्च 2009 को, 15 मार्च 2008 को, 15 अगस्त 2007 को, 2 अक्टूबर 2007 को। तो आम आदमी बीमा योजना को जब प्रारंभ किया गया है वो आपकी तारीख है विकल्प डी 2 अक्टूबर 2007 को। और इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया को स्वाभाविक मौत एवं दुर्घटना से हुई मौत और आंशिक या स्थायी रूप से विकलांगता के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। और 31 जनवरी 2012 तक इस योजना में क्या है, लगभग 1,97,00,000 व्यक्ति जो है शामिल होते हैं। फिर अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य था? यानी 2.0%, 2.5%, 10.0%, 15.0%। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक जो गरीबी अनुपात को घटाने का लक्ष्य था वो है 10.0%। फिर है भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन माना जाता है? 1921, 1947, 1951, 1982। तो भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष है वो है विकल्प ए 1921 ईस्वी। फिर अगला है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है? विकल्प बी सूरत। और सूरत कहाँ है? गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? यानी जनजाति की बात की जा रही है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेपचा, डफला, डाफर। तो इनमें से जो जनजाति केरल में पाई जाती है वो है आपकी लेपचा। तो दोस्तों इस सत्र के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए 50 प्रश्नों को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सत्र पसंद आएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें कि आपको किस प्रकार की कक्षाएं आगे चाहिए, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ अगली कक्षा आपके सम्मुख रख सके। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।